हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए फॉरेस्ट्री के टॉपिक्स को देख रहे थे। पिछली वीडियो में हमने जो आपका सिलेबस है फॉरेस्ट्री में यहाँ तक कवर कर लिया था। आज की जो वीडियो है फॉरेस्ट्री से रिलेटेड लास्ट वीडियो है। इसमें आपका जो फॉरेस्ट्री का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक एमसीक्यू वाला मॉक आएगा। ओके, उसके बाद आपका फॉरेस्ट्री का टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, ये भी हो गया था मेंसुरेशन वाला। आज की वीडियो में हम देखेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पीपल पार्टिसिपेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम, सोशल फॉरेस्ट्री। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वन्य जीव। एनसीईआरटी में है ये टॉपिक, तो उसी एनसीईआरटी से मैंने ये उठाया है। देखिए सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है। सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन। अच्छा, एफॉरेस्टेशन। अब देखिए एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ये सब कुछ वर्ड होते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए पहले देखते हैं डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन, ये क्या होता है। तो डिफॉरेस्टेशन, व्हेन द प्लांट और ट्री आर कट डाउन इट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी कि जब पौधे या फिर वृक्षों को काटा जाता है तो उसी को बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, जंगलों को जब काटा जाता है। दूसरा होता है रिफॉरेस्टेशन, व्हेन द प्लांट और ट्री आर ग्रोन और प्लांटेड इट इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। और जब वृक्ष लगाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है तो उसी को बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, तो ये दोनों इसकी वो हो गई डेफिनेशन। दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि डिफॉरेस्टेशन हैज ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अब अगर हम पेड़ काटेंगे तो इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, और रिफॉरेस्टेशन का क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। ठीक, डिफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन समझ में आ गया। अब आगे देखिए एफॉरेस्टेशन और री एफॉरेस्टेशन, ये क्या होता है। एफॉरेस्टेशन, ट्री आर प्लांटेड इन न्यू एरिया वेयर देयर वाज नो फॉरेस्ट कवर। मतलब ऐसी जगह पे हम पेड़ों को लगाते हैं जहां पे कभी पेड़ थे ही नहीं, या फिर हम बोल सकते हैं कहीं बंजर जमीन होगी जहां पे पेड़ कभी उगे ही नहीं, वहां पे हम पेड़ लगा रहे थे, उसी को बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। और रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, इट इज ए प्रैक्टिस इन एरिया वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। री एफॉरेस्टेशन में क्या होता है कि जहां पे पेड़ थे पहले उनको काटा गया, यानी डिफॉरेस्टेशन किया गया पहले, फिर जब पेड़ कट गए तो वहां पे एक भी पेड़ नहीं बचे, अब दोबारा हम उसी जगह पे पेड़ लगा रहे हैं जहां पे पहले पेड़ थे, तो उसी को बोलते हैं री एफॉरेस्टेशन। ठीक, तो एफॉरेस्टेशन में क्या, नई जमीन पे लगा रहे हैं, और री एफॉरेस्टेशन में पुरानी जमीन है जहां पे पहले पेड़ थे और वहीं पे हम दोबारा पेड़ लगा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, वन सैपलिंग इज प्लांटेड टू गेट वन ट्री। सैपलिंग मतलब पौधा, कि एक पौधा लगाते हैं हम एक पेड़ प्राप्त करने के लिए। हमारा उद्देश्य क्या होता है कि एक पौधा लगाएं तो उससे हमें एक पेड़ प्राप्त हो जाए। री एफॉरेस्टेशन में क्या करते हैं हम, टू सैपलिंग, दो पौधा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक तो हमने पहले उसको काट दिया था, वृक्षों को काटा था, तो उसकी भरपाई के लिए एक लगाते हैं, और एक लगाते हैं ताकि आगे पॉजिटिव ग्रोथ बढ़े, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े इन्वायरमेंट पे, उसके लिए हम एक और एडिशनल लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगाते हैं, दो पौधे लगाते हैं रीअफोरेस्टेशन में। क्यों, क्योंकि एक क्या करेगा, कवर करेगा जो पीछे हमने नेगेटिव इंपैक्ट, मतलब फॉरेस्ट को जो काटा था उससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था एनवायरनमेंट को, उसके लिए। और दूसरा कि ऐड हो जाए उसमें कुछ और, एक वैल्यू और ऐड कर दें उसमें। ओके, देखिए आगे, इट इज अ प्रैक्टिस टू ब्रिंग मोर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। एफॉरेस्टेशन का उद्देश्य क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि को हम फॉरेस्ट कवर के अंदर लाएं, जंगल के अंदर लाएं, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। री एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जो हम वृक्ष को काट रहे हैं उसको रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि जो वृक्ष काट रहे हैं उसको रोकना, री एफॉरेस्टेशन का। ओके, ये होते हैं कुछ वर्ड होते हैं, ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आगे आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सोशल फॉरेस्ट्री। द सोशल फॉरेस्ट्री मीन द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द इन्वायरमेंट एंड सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, सामाजिक वन्य जीव का अर्थ है कि जंगलों का प्रबंधन और संरक्षण, और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण, बंजर भूमि पर वृक्ष लगा रहे हैं, एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ओके, इससे क्या होगा कि सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता मिलेगी। ठीक है, जो डेवलपमेंट होगा हमारा रूरल और अर्बन डेवलपमेंट होगा, या फिर सोशल डेवलपमेंट बोल सकते हैं वृक्षों को लगाने से। ठीक, द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एनसीए, इसका गठन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। हैज क्लासिफाइड सोशल फॉरेस्ट्री इनटू 3 कैटेगरी। जो एनसीए है उसने सोशल फॉरेस्ट्री को, सामाजिक वन्य जीव को 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से 3 वर्ग हैं,
एक है आपका अर्बन फॉरेस्ट्री यानी शहरी वानिकी, दूसरा है रूरल फॉरेस्ट्री यानी कि ग्रामीण वानिकी, और थर्ड है आपका फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, इन तीनों के बारे में भी देखते हैं। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री का मेन मतलब क्या निकलता है कि पर्यावरण को हम सामाजिक उससे जोड़ रहे हैं। ठीक है, सोशल कम्युनिटी से जोड़ने को है, हम बोलेंगे इसको सोशल फॉरेस्ट्री, यानी फॉरेस्ट को हमने जोड़ दिया कम्युनिटी से, तो उसी को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक, अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। पहला क्या है, अर्बन फॉरेस्ट्री। ओके, शहरी वन्यजीव या शहरी वानिकी। अर्बन फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट हम लगाते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं, पब्लिक और प्राइवेट लैंड पे लगाते हैं अराउंड द अर्बन सेंटर, यानी कि शहर के आसपास जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, वहां पे अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो उसी को बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीन बेल्ट, यानी कि हरे भरे क्षेत्र, जहाँ पे भी हरे भरे क्षेत्र खाली है वहां पे पार्क हो गया, पार्क में हम पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, रोड साइड, रोड के किनारे लगा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट, जैसे कोई इंडस्ट्री है, कहीं पे औद्योगिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र है, उसके आसपास पेड़ लगा रहे हैं, कोई फैक्ट्री है उसके आसपास पेड़ लगा रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, अर्बन फॉरेस्ट्री में आएगा। ठीक है, यानी कि शहर में जो भी लैंड है, हमारे पास खाली लैंड पड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, वहां पे अगर हम पेड़ लगा रहे हैं उसी को बोल रहे हैं हम अर्बन फॉरेस्ट्री। ठीक, दूसरा रूरल फॉरेस्ट्री यानी कि ग्रामीण वानिकी। अब रूरल फॉरेस्ट्री दो चीजों पे ज्यादा फोकस डालता है। किन किन चीजों पे, एग्रो फॉरेस्ट्री पे। एग्रो फॉरेस्ट्री मैंने आपको बताया कि सेम लैंड पे हम क्या लगा रहे हैं, पेड़ भी लगा रहे हैं और फसल भी लगा रहे हैं, उसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री अभी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो दो चीजों पे फोकस होता है रूरल फॉरेस्ट्री का, एग्रो फॉरेस्ट्री पे और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पे, या फिर बोल सकते हैं रूरल फॉरेस्ट्री के फिर दो टाइप हो गए, एग्रो फॉरेस्ट्री और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज द रेजिंग ऑफ ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप ऑन द सेम लैंड। फसल को और पेड़ों को हम एक ही जमीन पे लगा रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। इट कंबाइन फॉरेस्ट्री विद एग्रीकल्चर। ठीक, तो इससे क्या होगा, साइमल्टेनियसली हमें फूड भी मिलेगा, घास भी मिलेगा, फ्यूल, टिम्बर, फ्रूट, ये सब भी हमें एक साथ ही मिलता रहेगा। ठीक, तो एग्रो फॉरेस्ट्री, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। एग्रो फॉरेस्ट्री हो गया। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री क्या होता है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व द रेजिंग ऑफ ट्री ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं हम, पेड़ पौधे को कहाँ पे लगाते हैं, पब्लिक या फिर कम्युनिटी लैंड पे। जैसे कि इसके एग्जांपल देखिए, मंदिर, मंदिर में लगा दिए पेड़, रोड साइड के किनारे लगा दिया, नदी के किनारे, नहर के किनारे लगा दिया, रेलवे की जो पटरियां हैं उसके किनारे लगा दिया पेड़। ये सब क्या है, कम्युनिटी लैंड हो गए या फिर पब्लिक लैंड हो गए। तो इनके आसपास जो हम पेड़ लगा रहे हैं उसी को बोल रहे हैं हम कम्युनिटी फॉरेस्ट। ओके, स्कूल्स में भी लगा सकते हैं पेड़ को। ठीक है, तो ये सब हो गए कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के एग्जांपल। देखिए, सामुदायिक वन्यजीव एक ऐसा तरीका प्रदान करता है जिसके तहत भूमि रहित वर्ग, जिनके पास भूमि नहीं है, ये लोग वृक्षारोपण में भाग ले सकते हैं और उन लाभों का लाभ उठा सकते हैं जो अन्यथा भूमि मालिकों के लिए सीमित होते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जिनके पास जमीन नहीं है तो वो क्या करेंगे, ऐसी जगह पे पेड़ लगा सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे पेड़ लगाओ कोई नहीं रोकेगा, रेलवे के किनारे आप पेड़ लगाओ कोई नहीं रोकेगा, स्कूल में अगर आपका स्कूल है वहां पेड़ लगाओ कोई नहीं रोकेगा, मंदिर में पेड़ लगाओ नहीं रोकेगा। वो आपकी जमीन नहीं है लेकिन आप लगा सकते हो। कम्युनिटी लैंड है वो सबके लिए है, लेकिन आप पेड़ लगा सकते हो। अब पेड़ लगाओ, आपने फल वाला पेड़ लगाया, आम का पेड़ लगाया, तो आपको उससे फायदा होगा। जमीन आपकी नहीं है लेकिन आपने वहां पे पेड़ लगाया, फायदा आपका हो रहा है। ठीक है, तो इससे उन लोगों को फायदा होता है जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, तो वो ऐसी जमीन पे वृक्षारोपण कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी फार्मिंग हो गया। थर्ड टाइप है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, देखिए, फार्म फॉरेस्ट्री इज अ टर्म अप्लाइड टू प्रोसेस अंडर विच फार्मर ग्रो ट्री फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस। ठीक, तो फार्म फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं, जो किसान होते हैं वो या तो बेचने के उद्देश्य से पेड़ लगाते हैं अपने खेतों में, या फिर ना बेचने के उद्देश्य, नॉन कमर्शियल पर्पस के उद्देश्य से लगाते हैं पेड़। कहाँ पे लगाते हैं, अपने जमीन पे लगाते हैं, अपने खेतों में लगाते हैं। ठीक है, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे लगाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ वेरियस स्टेट डिस्ट्रीब्यूट सीडिंग ऑफ ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट टू स्मॉल एंड मीडियम फार्मर। तो इसमें सहयोग देने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो बीज प्रोवाइड करती है इन फार्मर्स को, इन किसानों को फ्री में बीज देते हैं कि अपने खेतों में आप बीज लगाओ, हम फ्री में दे रहे हैं आपको। ठीक है,
समझ में आ गया। तो फार्म फॉरेस्ट्री में क्या करेगा, जो किसान होगा वो अपनी भूमि पर पेड़ लगाएगा। अब उसका उद्देश्य उससे कमाई भी कर सकता है, या कमाई ना भी करने का हो, अपने लिए यूज करे वो लकड़ी, जो भी जिस पर्पज के लिए भी करे, लेकिन अपने खेत पे अगर वो फॉरेस्ट्री कर रहा है तो इसी को बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे। और इसके लिए सरकार क्या फ्री में बीज देती है। अब सरकार का क्या होगा, इससे इन्वायरमेंट पे अच्छा इफेक्ट पड़ रहा है और सरकार की जमीन भी नहीं जा रही है, सरकार को सिर्फ बीज देना पड़ रहा है, तो सरकार का इसमें फायदा है, इन्वायरमेंट का भी फायदा है। ठीक है, तो ये 3 टाइप हो गए हमारे सोशल फॉरेस्ट्री के। अब नेक्स्ट है हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पीपल पार्टिसिपेशन, वन प्रबंधन और लोगों की भागीदारी। देखिए, वन प्रबंधन यानी फॉरेस्ट मैनेजमेंट का अर्थ है जंगल का संरक्षण, पुनर्योजना करना, उसका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, जैव विविधता यानी कि इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को बचाना या फिर बढ़ाना, जंगलों के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना, ठीक, स्थानीय समुदाय का समर्थन करना। ठीक है, ये सब हमारे किस में आ रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आ रहे हैं। ओके, लोगों की भागीदारी वन प्रबंधन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अब ये सब पॉसिबल कैसे है कि हम जंगलों का संरक्षण भी करें, जो रिसोर्स है उसका उपयोग भी अच्छे से करें, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन सबको भी बचाए रखें, इनको बढ़ाएं आगे। तो इन सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, लोग भी वृक्षारोपण करें, पेड़ों को ना काटें। ठीक है, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब लोग इसमें अपना योगदान करेंगे। तो इसी को बोल रहे हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पीपल पार्टिसिपेशन। आगे देखते हैं की एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वन प्रबंधन के मुख्य पहलू कौन कौन से थे। देखिए, पहला है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, जंगल के संसाधनों का संरक्षण। तो वन प्रबंधन का ध्यान जैव विविधता के संरक्षण पर होना चाहिए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो फोकस होना चाहिए किस पे होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी कैसे भी बची रहे, कि वहां के जीव जंतु जो हो गए उनको हानि ना पहुंचे। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। पहला कि हम जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है उसको सुरक्षित रखें। ठीक है, ताकि वन पारिस्थितिक तंत्र भविष्य पीढ़ियों के लिए कार्यात्मक तथा सतत बने रहे। ठीक है, जो इकोलॉजी सिस्टम है वहां का वो आगे भी बनाए रहे। ठीक है, जो जीव जंतु है वहां पे वो जीवित रहे। और क्या कर सकते हैं इसमें, सस्टेनेबल यूज, सतत उपयोग। सतत उपयोग मतलब कि यह सुनिश्चित करता है कि लकड़ी, ईंधन, औषधीय पौधे जैसे वन संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाए कि वन पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान ना पहुंचे और इसका पुनर्निर्माण हो सके। ठीक, तो जंगलों से हम लकड़ी, ईंधन, औषधीय पौधे जैसे वन संसाधनों का उपयोग करते हैं, हम उनसे लेते हैं। अब इतने ज्यादा मात्रा में भी उसका उपयोग नहीं करना है या उसका दोहन नहीं करना है कि इसका इम्पैक्ट पारिस्थितिक तंत्र पर पड़े। ठीक है, और अगर हम वहां से ये प्रोडक्ट ले भी रहे हैं तो उसके बदले में हमें वहां पे वो उस टाइप के वृक्ष लगाने भी चाहिए। मान लीजिए लकड़ी के लिए हमने एक वृक्ष वहां से काटा तो 2 वृक्ष हमको लगाना पड़ेगा उसके लिए। औषधीय पौधे हम वहां से ले रहे हैं तो औषधीय पौधे हमें लगाना भी पड़ेगा, सिर्फ लेना नहीं है, वहां पे लगाना भी है पौधे। तभी तो जो पारिस्थितिक तंत्र है वो बैलेंस रहेगा, वरना अनबैलेंस हो जाएगा अगर हम लेते रहेंगे। तो सस्टेनेबल यूज या फिर सतत उपयोग हमें करना चाहिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। ठीक, और क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट रीजनरेशन। फॉरेस्ट रीजनरेशन मतलब कि वृक्षारोपण, जितनी अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। तो वृक्षारोपण, फॉरेस्ट रीजनरेशन आ जाएगा इसमें। और मानव प्रभावों को कम करना, कम से कम मानव का जो इम्पैक्ट हो वो इन्वायरमेंट पे कम से कम पड़े या जंगलों पे कम से कम पड़े, ये भी हमें सुनिश्चित करना चाहिए। अगला कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सामुदायिक भागीदारी। अभी हमने ऊपर देखा कि जब तक कम्युनिटी इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि वो पेड़ ना काटें और अधिक मात्रा में पेड़ लगाएं। तो यही है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो जो लोकल लोग हैं उनको पहले तो उनके बारे में नॉलेज देना कि हाँ भाई कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आप पेड़ काट रहे हो तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आगे जाके इन्वायरमेंट खराब हो सकता है। ठीक है, ये सब उनको बताएंगे तभी तो उनके समझ में आएगा। अब उनको कुछ पता ही नहीं, उन्हें तो क्या चाहिए, लकड़ी से मतलब है, लकड़ी लेने के लिए वो जा रहे हैं जंगल को, पेड़ को काट रहे हैं। उनको बस इतना बताया, अगर उनको हम समझाएं, नॉलेज दें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है या फिर आप पेड़ लगाओ और पेड़ लगाने से अच्छा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो लोकल लोग होंगे उनका नॉलेज बढ़ेगा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे। लोकल लोगों की ही सबसे बड़ी भागीदारी होती है फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे। ठीक, तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अब आगे देखिए पीपल पार्टिसिपेशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक,
पीपल पार्टिसिपेंट, अभी हमने ऊपर देखा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अब देखते हैं लोगों की जो भागीदारी होती है वन प्रबंधन में, वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, JFM, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या फिर संयुक्त वन प्रबंधन, ये क्या होता है देखिए। दिस इज अ पार्टिसिपेटरी अप्रोच इन विच लोकल कम्युनिटी आर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग फॉरेस्ट, पर्टिकुलरली फॉर प्रोटेक्टिंग एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो JFF में क्या होता है कि जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं, और वो सिर्फ इन्वॉल्व ही नहीं रहते, वो जंगल है उसका प्रोटेक्शन भी करते हैं और रीजनरेशन भी करते हैं, यानी कि वृक्षारोपण भी करते हैं, उसमें नए पेड़ भी लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोकल कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक, द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बेनिफिट्स। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जंगलों की, वो किसके ऊपर होती है, गवर्नमेंट के ऊपर तो है ही है, और साथ में किसके ऊपर होती है, जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं। और इसका फायदा भी किसको मिलता है, उन्हीं को मिलता है, गवर्नमेंट को मिलता है, और जो लोकल लोग हैं उनको मिलता है। वो वहां से चारा ले आते हैं, घास काट के ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं, सूखी लकड़ियां। ठीक है, तो फायदा भी होता है और सबसे बड़ा योगदान भी इन्हीं का होता है। ठीक, JFM समझ में आ गया। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, सामुदायिक वन अधिकार। अब देखिए, कई देश में ऐसे कानून बनाए गए जो स्थानीय समुदायों को वन भूमि पर कानूनी अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक, तो कई देश, अपने देश में भी है, भारत में भी है, कई राज्य ऐसे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, या फिर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनको राइट प्रोवाइड किया गया है कि वो जंगलों को मैनेज करें, वहाँ के जो रिसोर्सेज है उनका यूज कर सकते हैं वो। ठीक है, तो ये राइट्स मिलते हैं उनको, एक कम्युनिटी को राइट्स दे दिया जाता है कि आप इस जंगल के अंदर जा सकते हो, लकड़ी लेके आ सकते हो, घास लेके आ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के अंदर, जिससे वे जंगलों का प्रबंधन और संरक्षण प्रभावी रूप से कर सकते हैं। और इसमें जिम्मेदारी किनकी होती है, जंगल को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं लोकल लोगों की होती है। मतलब सरकार ने उनको सौंप दिया कि आप ही देखो इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है बेनिफिट टू लोकल कम्युनिटी, स्थानीय समुदायों को लाभ। वन प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी ये सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समुदायों को वन संसाधनों से लाभ मिले, जिसके तहत संग्रहण, इको टूरिज्म और रोजगार के अवसरों के माध्यम से आय उत्पन्न करना शामिल है। तो जो लोकल कम्युनिटी के लोग हैं उनको बेनिफिट किस प्रकार से मिलता है, संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, जो जंगल का संसाधन है उससे लकड़ी को बेच के वो आय कमा सकते हैं। ठीक है, रोजगार के अवसर, इको टूरिज्म यही है। इको टूरिज्म क्या होता है, इको मतलब इकोलॉजी, टूरिज्म मतलब वही घूमना। तो इकोलॉजी जैसे कि जंगल में इकोलॉजी है, पारिस्थितिक तंत्र है, अब उसके को घूमने के लिए लोग आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं इको टूरिज्म बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए चैलेंजेस एंड पीपल पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी में चुनौतियां क्या क्या है। सबसे पहला तो यही कि जागरूकता की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस। जो लोकल लोग हैं उनको पता ही नहीं होता कि हाँ हमें जंगल को बचाना है, इससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं हमको, उनको पता ही नहीं होता। तो इन मैनी एरियाज कम्युनिटी आर नॉट फुल्ली अवेयर ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विच कैन हिंडर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक, तो यही जो मैंने आपको बताया कि उनको पता ही नहीं होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, कि हम जंगल को क्यों बचाएं। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस। दूसरा देखिए कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, विरोधी हित। अब कई बार क्या होता है, स्थानीय समुदाय और सरकारी नीतियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकते हैं, यानी कि स्थानीय जो लोकल बॉडीज है, लोकल कम्युनिटी है, और सरकार की जो नीतियां हैं उसके बीच में बनती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सरकार ने अब ऐसे नियम बना दिए कि लोकल जो कम्युनिटी वही नहीं जा पा रही जंगल में, हो गया ना, इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब लोकल बॉडीज ये बोल रहे हैं कि हमने ये जंगल बनाया, हमको ही नहीं यहाँ से चारा मिल पा रहा है, लकड़ी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या फायदा। ठीक है, तो दूसरा जो चैलेंज है वो क्या है कि सरकार और जो लोकल बॉडीज है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, अपर्याप्त संसाधन। ठीक है, कई बार क्या होता है, सरकार मदद करना चाहती है, जो लोकल कम्युनिटी है उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन उनके पास टेक्निकल सपोर्ट की कमी होती है और फाइनेंशियल सपोर्ट की भी कमी होती है, जिस कारण जो लोकल कम्युनिटी है उसकी हेल्प नहीं कर पाते। मतलब हेल्प किस टाइप से, कि उनको अवेयर नहीं कर पाते कि हाँ भाई वनों के बारे में जानो, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को समझो, नेगेटिव इम्पैक्ट को समझो। तो इतना उनके पास फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट नहीं होता। इसकी कमी के कारण भी क्या होता है, कई बार जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट में हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। अब इसमें जो बचता है वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पहले से वीडियो बनाया गया इस चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वाटर हार्वेस्टिंग का। और इसमें बचा चेक डैम्स, चेक डैम और बिग डैम, दो हैं ये मैं आपको एक साथ कराऊंगा। बिग डैम्स हमारा इन्वायरमेंट में, तो चेक डैम्स और बिग डैम्स एक साथ कराऊंगा। तो वैसे बता दो चेक डैम्स का पर्पस क्या होता है। चेक डैम जैसे फॉरेस्ट में क्या करते हैं, नदियां बहती है, मैं पहले प्लेन की बात करते हैं फिर पहाड़ों की बात करेंगे। नदियां बहती तो नदियों में यहाँ एक छोटा सा मतलब अवरोध लगा के जो पानी है इसका उपयोग करके हम पेड़ों को दे सकते हैं, या फिर जो कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है वहां पे हम इस पानी को पहुंचाते हैं, वहां पे जो जमीन का वाटर लेवल है उसको रिस्टोर करते हैं, उसी को बोलते हैं चेक डैम्स। ठीक, यानी कि नदी को थोड़ा सा अवरोध करके वहां से पानी का उपयोग करके हम उसको वन या फिर पौधों में पानी देते हैं, उसी को बोलते हैं चेक डैम्स। ठीक, पहाड़ों पे क्या करते हैं, कहीं पे जगह होती है तो वहां पे तालाब टाइप का खोद दिया जाता है, उसमें जो वर्षा का पानी होता है वो इकट्ठा होता है। ठीक है, इस वर्षा का पानी का उपयोग हम विभिन्न पर्पसों के लिए करते हैं, तो ये भी क्या होता है, एक चेक डैम होता है। ठीक है, इसको बाकी हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। ठीक, तो आपका फॉरेस्ट्री खत्म हो गया, एक बार सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री में ये तो ऊपर तक तो हमने देख लिया था। आज हमने फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पीपल पार्टिसिपेशन, सोशल फॉरेस्ट्री देख लिया। वाटर हार्वेस्टिंग आपको मैंने बताया किस वीडियो से देखना है। चेक डैम्स आगे कराऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका फॉरेस्ट्री, जो भी फॉरेस्ट्री में था ये खत्म हो गया। अब एक मॉक आएगा, फिर इसके बाद आपको फॉरेस्ट्री में कुछ नहीं देखना। हाँ, एक वन रिपोर्ट आपको देखना है, मैंने आपको पहले बताया था वन रिपोर्ट आपको देखना है, तो देखना हो, अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं आपको वन रिपोर्ट भी करवा दूंगा, नहीं तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।